हेलो बच्चों, वेलकम टू अनलॉक साइंस वंस मोर। मैं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट कमलेश यादव आज क्लास 9th का थर्ड लेक्चर लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। बच्चों, मेरे 2 प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पोस्ट किए उनको ज़रूर आप देखें ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। जो मैं इसमें पढ़ाना चाहता हूँ वो उन दोनों लेक्चर से काफ़ी हद तक रिलेटेड है, इसलिए आप मेरे दोनों प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें इस लेक्चर को देखने से पहले। चलिए, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझाया कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस 3 मेजर स्टेट्स हैं जिसमें हम अपने चारों तरफ के जो भी मैटर है उनको देखते हैं। हमने 2 स्टेट्स और आपको बताए थे, प्लाज्मा और BCE, वो भी आप आगे समझेंगे हायर क्लासेस में। बट बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन 3, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनमें किस तरीके से डिफरेंस है, व्हाई दे आर डिफरेंट। तो उससे पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ टर्म्स समझने होंगे। बच्चों, आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखाया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्फेयर्स बने हैं, ये स्फेयर्स क्या दिखा रहे हैं? पार्टिकल्स। दिस ईच ऑफ दीज स्फेयर इज रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब मैटर से बने हैं, और हम लोगों ने देखा कि मैटर किस स्टेट पे पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ, रूम टेम्परेचर पर। आइदर दे एग्जिस्ट एज सॉलिड और लिक्विड और गैस। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो बच्चों कि ये जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है, जो सॉलिड्स हैं, जैसे कि ये डस्टर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये वाइट बोर्ड मार्कर, ये वाइट बोर्ड खुद, मेरा ये गॉगल, चेयर, बुक्स, टेबल, सो मैनी थिंग्स, वो सब क्या हमको दिखते हैं? सॉलिड्स दिखते हैं। अगर हम सॉलिड्स के अंदर का अरेंजमेंट देखें पार्टिकल्स का, तो आप क्या पाओगे कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, इन अ फिक्स्ड पैटर्न, और वो एक फिक्स्ड पैटर्न में आपस में अरेंज रखते हैं। आपने इसमें देखा सिर्फ एक कैटेगरी है सॉलिड्स की जिसको हम एमॉर्फस सॉलिड या सूडो सॉलिड्स कहते हैं, उसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तो होते हैं बट उनका पैटर्न रेगुलर नहीं रहता। बट हम यहां पर उस सॉलिड की बात करते हैं जिसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, जो सही मायने में सॉलिड्स हैं। अगर उनके पार्टिकल्स का आप अरेंजमेंट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आप देखोगे कि इसमें जो भी पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर फिक्स्ड पैटर्न में एक दूसरे के मैक्सिमम क्लोज हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। तो जितने भी सॉलिड्स होंगे उनके पार्टिकल्स आपस में एक फिक्स्ड पैटर्न में क्लोजली पैक्ड रहते हैं। कैसे वो पैक्ड रहते हैं आपस में? क्यों वो उतने क्लोज हो जाते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है, जिसकी बात हम लोगों ने की थी फर्स्ट लेक्चर में, कि पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर्स आर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो सॉलिड्स में जितने भी ये जो पार्टिकल एक फिक्स्ड पैटर्न में क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, जिसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। और उसकी वजह से आप देख रहे हो ये जो मैंने ब्लैक से शेडेड किया हुआ है, उनके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस, स्पेस मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जब हम इसी स्ट्रक्चर को, इन्हीं पार्टिकल का अरेंजमेंट लिक्विड में देखते हैं बेटा, तो लिक्विड में भी पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं बट लूजली पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज नहीं होते, कुछ दूरी पर जाकर एक दूसरे से आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो ऐसी पैकिंग ऑफ पार्टिकल को हम कहते हैं लूज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो लिक्विड स्टेट में आप क्या पाओगे कि जो पार्टिकल्स लिक्विड में हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो सॉलिड के पार्टिकल्स से कम होता है, जिसकी वजह से आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि कितना स्पेस है तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे हैं। दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दे हैव ग्रेटर इंटर पार्टिकल स्पेस। कहाँ? लिक्विड में, जिसकी वजह से लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स का क्लोज पैकिंग ना होने की वजह से इसके पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, उनका मूवमेंट कुछ हद तक दिखाई पड़ता है। दे कैन मूव टू सर्टेन लिमिट बट दे कैन नॉट फ्रीली मूव, वो बहुत आसानी से कहीं भी नहीं जा सकते। दे कैन मूव अप टू सर्टेन लिमिट। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको कुछ दूर तक ही आपस में मूवमेंट अलाउ करता है। और क्यों मूवमेंट अलाउ कर रहा है? क्योंकि बीच में स्पेस है, उस स्पेस में इधर उधर मूवमेंट करते हैं। यहां पर स्पेस मिनिमम है, फोर्स मैक्सिमम है, और ये एक दूसरे के जितना क्लोज हो सकते थे उतना क्लोज हो चुके हैं। तो इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस होने के बावजूद भी ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, जबकि हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। उनके मूवमेंट को किसने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है? यहां पर ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने। अब बच्चों अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो पार्टिकल के बीच में जो कंटेनर के अंदर अवेलेबल स्पेस मैक्सिमम हो सकता है उतनी दूरी पर वो होते हैं। अगर मान लीजिए आप अपना एलपीजी सिलेंडर देखें तो एलपीजी सिलेंडर में दो पार्टिकल्स के बीच में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है उतनी दूरी पर वो पार्टिकल चले जाते हैं। दे आर फ्रीली मूविंग। बच्चों जरा इस अरेंजमेंट की वजह से आप क्या देख रहे हैं कि इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा होता है, और ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नील के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए इसके पार्टिकल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। इनके बीच में बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। बच्चों अब हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन की। मैंने इनके अरेंजमेंट के बारे में पहले डिस्कस इसलिए किया कि ये अरेंजमेंट ही इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम की। किसी भी सॉलिड लिक्विड और गैस का जब हम शेप और वॉल्यूम देखने जाते हैं तो हम पाते हैं कि सॉलिड्स का शेप वैसा बच्चों ने कैसा पढ़ा है, दे हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का शेप डेफिनिट रहता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखें ये डस्टर है, इसका शेप हम नहीं चेंज कर सकते। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसका हम शेप नहीं चेंज कर सकते। ये व्हाइट बोर्ड है, इसका शेप हम नहीं चेंज कर सकते। तो क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ दिस क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स which is having maximum force of attraction and minimum interparticle space। तो क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से इसमें मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस रह जाता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो एक दूसरे को बांध देता है, इस वजह से इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स रहता है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, इसका शेप फिक्स नहीं रहता। जैसे कि हम एक लिक्विड आपको दिखा रहे हैं, ये लिक्विड है वाटर जो कि एक सॉलिड ग्लास में भरा हुआ है। देखिए इस ग्लास का शेप तो फिक्स है बच्चों, और ये जो हमने ले रखा है बाउल, इसका भी शेप फिक्स है क्योंकि ये सॉलिड है। अब क्या होगा कि ये जो ग्लास और बाउल है ये तो सॉलिड है, बट इसके अंदर जो लिक्विड है बच्चों वो क्या है, वाटर। अब देखते हैं, इसको मैंने इसमें डाला,
अब वो जो वाटर अभी ग्लास में था, आपने देखा कि वो ग्लास जैसा दिख रहा था, और अभी वो वाटर कैसा दिख रहा है, इस बाउल जैसा। लेकिन वाटर जितना इसमें था उतना ही इसमें है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। क्यों वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक सर्टेन लिमिट तक ही बच्चों मूवमेंट कर सकते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन इनका शेप क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल स्पेस है और उसमें वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेप इसका इनडेफिनिट है। तो लिक्विड का शेप इनडेफिनिट है बट वॉल्यूम फिक्स है। अब हम गैस की बात करें तो अगर मान लीजिए हमें ये, मैं एक कंटेनर रखूं, इसको बंद कर दूं और इसमें मुझे हवा मैंने भर दी, तो अब हवा का शेप क्या हो जाएगा? जो इस ग्लास का शेप है बच्चों, और उस गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जो इस ग्लास का वॉल्यूम है। तो जब हम गैस की बात करते हैं तो क्योंकि गैस के पार्टिकल में इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नील होता है, तो इसलिए उसका ना तो शेप डेफिनिट होता है और ना ही वॉल्यूम। इसलिए जब इसको हम किसी कंटेनर में भरते हैं, फिल करते हैं, तो वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है और उसी कंटेनर का शेप वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अगर हम शेप और वॉल्यूम को समझें तो सॉलिड के शेप को हम कहेंगे इट इज हैविंग डेफिनिट शेप, और इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनिट होगा, शेप इसका डेफिनिट नहीं होगा। मींस लिक्विड्स आर हैविंग इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम, एंड गैसेस आर नाइदर हैविंग डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। तो बच्चों अब हम बात करेंगे रिजिडिटी की। आप सबको पता है, और उसके पीछे फिर से रीजन क्या है? इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। सॉलिड्स आर रिजिड, हम बोलते हैं ना सॉलिड्स रिजिड हैं, दिस इज रिजिड, दिस इज हैविंग मैक्सिमम रिजिडिटी, बट लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड। और गैसेस की तो बात हम इसलिए नहीं कर सकते, रिजिडिटी एकदम नील है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है, उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, इसको जरा हम समझाना चाहेंगे आपको, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है कि बच्चे समझते नहीं है कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है क्या। बच्चों मेरे पास 2 सिरिंज है और एक सिरिंज में है वाटर, दूसरे सिरिंज में है सैंड। हम पहले जरा सैंड की बात करते हैं। ये जो पीछे पिस्टन लगा है, इसको मैं प्रेस करना चाह रहा हूं, तो आप देख रहे हो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, और जब यहां पहुंच गए तो बहुत, अब ये बिल्कुल कंप्रेशन नहीं हो सकता, हम दबा रहे हैं बट मूवमेंट ऑफ सैंड पार्टिकल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं कंप्रेस हो रहा है, ये पिस्टन आगे जा ही नहीं रहा है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, वाटर भरा है इस सिरिंज में, और मैं पीछे से पिस्टन से इसको प्रेस कर रहा हूं, देखो कितना आसानी से ये मूव कर रहा है, देखो कितना आसानी से मूव कर रहा है, बहुत आसानी से मूव कर रहा है, ये मूव करता जा रहा है, देखिए निकल गया आराम से। तो अब क्या इससे हमने देखा? इससे हमने देखा कि जो ये सैंड को मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब इसके पार्टिकल्स में क्लोज पैकिंग की वजह से बाहर से फोर्स का इंपैक्ट उतना नहीं हो रहा है। लेकिन आपने वाटर के केस में क्या देखा था बच्चों, कि मैं जब इसको प्रेस कर रहा था तो आसानी से वो मूवमेंट कर रहा था, यानी कि इसके पार्टिकल्स में मूवमेंट अलाउड था। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें एयर भरी है, कुछ नहीं है, देखो कितनी आसानी से जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है आराम से, कितना आसानी से ये हो रहा है। वाई इट इज सो? इट इज बिकॉज ऑफ अगेन द सेम रीजन, इंटर पार्टिकल स्पेस एंड फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। जब हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सॉलिड बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल होते हैं, वी कैन नॉट कंप्रेस। इसलिए क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स का पोजीशन अपने अरेंजमेंट में फिक्स है। इसको हम अप टू सर्टेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज प्रेजेंट इन लिक्विड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को थोड़ा सा हम स्क्वीज कर सकते हैं क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस है, और ये मैक्सिमम कंप्रेसिबल है।
क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, तो हम प्रेशर लगाकर इनको एक दूसरे के पास लाते थे। दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। हम कंप्रेस कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। तो गैसेस आर showing highest compressibility while solid are incompressible and liquids are showing compressibility up to very small extent। ये भी बहुत compressible हैं लेकिन highly compressible नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? वही इंटरपार्टिकल स्पेस और इंटरपार्टिकल फोर्स का कम होना। इंटरपार्टिकल स्पेस, जैसा कि आप देख रहे हैं पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसमें इंटरपार्टिकल स्पेस सॉलिड में मिनिमम होगा, उससे ज्यादा होगा लिक्विड्स में, लेकिन इतना नहीं होगा कि लिक्विड के पार्टिकल फ्री मूव करें, जबकि गैसेस में मैक्सिमम होगा। इतना मैक्सिमम होगा कि जो भी अवेलेबल कंटेनर उनके पास है उसमें जो मैक्सिमम दूरी हो सकती है वहां तक एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में लीस्ट, उससे ज्यादा लिक्विड में, और मैक्सिमम इन गैस। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग शुरू से वही पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा है। लिक्विड में लूज पैकिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, लेकिन गैस से बहुत ज्यादा। और गैस में मैंने आपको बताया कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नील के बराबर है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें कि हम इस डस्टर को यहां रख दें, रखा रहे रूम टेम्परेचर पर, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक आइस क्यूब ले आए और अभी रख दें इस ग्लास के अंदर आइस क्यूब को, आप देखो थोड़ी देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा आइस क्यूब? वो वाटर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आइस मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो जो हमारा सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, अगर उसका टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ाया जाएगा, when we increase the temperature of the substance from room temperature, then the solid will convert into its liquid form। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, जब उस टेम्परेचर तक उसको हम हीट करेंगे तो उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वो मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में आने लगेगा। यानी कि हमको पता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट अबव द रूम टेम्परेचर, the temperature which is more than room temperature at which any solid substance melts and converts into liquid। वो टेम्परेचर सॉलिड में, भाई मेल्ट तो सॉलिड ही करेगा, लिक्विड तो ऑलरेडी इन मोल्टेन स्टेट है, तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा? क्यों होगा? उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, और मेल्ट करना है तो पार्टिकल्स को थोड़ा फ्री करना है, स्पेस बढ़ाना है, तो उसका टेम्परेचर हमें देना होगा। वो टेम्परेचर क्या करेगा? उस फोर्स को वीक करके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट, ये लिक्विड के केस में द टेम्परेचर एट विच, अब देखिए जैसे ये वाटर की बात मैं कर रहा था बच्चों, अभी ये रूम टेम्परेचर पे रखा है वाटर इस बाउल में, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी वाटर को मैं एक बर्नर, एक पैन में रखकर बर्नर पर रख दूं गैस के और इसको हीट करूं, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि वो बॉईल करने लगेगा। बॉईल करने का मतलब उसमें बॉइलिंग होगी, एंड द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट इज अगेन मोर देन रूम टेम्परेचर फॉर लिक्विड। तो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड का हाई हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, बट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कम होगा। अब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी की। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं बच्चों, ये बाउल है और मैं इसका पानी अपने इस ग्लास में डाल रहा हूं, तो दिस वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम बाउल टू ग्लास, इसी को बोलते हैं फ्लो। और गैस आप देखिए,
इसके अंदर एयर भरी हुई है और देखिए मैं इसको जब इस भर दिया मैंने, अब मैं दे रहा हूँ, गैस अपने आप फ्लो करके बाहर जा रही है। हेयर एयर इज फिल्ड, आई एम प्रेसिंग दिस, एयर इज मूविंग आउट। तो बोथ कैन फ्लो, लिक्विड्स ऑल्सो फ्लो एंड गैसेस ऑल्सो फ्लो, दैट इज वाई बोथ दीज आर नोन एज फ्लूइड। इनको हम फ्लूइड भी बोलते हैं। वाई वी आर कॉलिंग देम फ्लूइड? बिकॉज दे आर हैविंग प्रॉपर्टी टू फ्लो। लेकिन क्या ये डस्टर फ्लो करेगा? ये डस्टर फ्लो नहीं करेगा, तो इट इज नॉट नोन एज फ्लूइड। फ्लूइड आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो। तो लिक्विड्स और गैसेस फ्लो करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबसे कम रहता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स की डेंसिटी मैक्सिमम है। तो सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम है ड्यू टू लोवेस्ट वॉल्यूम। अब जब हम सॉलिड से लिक्विड के वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं तो वॉल्यूम इज ग्रेटर, तो इस रिलेशन से डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी? लोअर। तो इन कंपैरिजन टू सॉलिड, लिक्विड्स आर हैविंग लोअर डेंसिटी बट ग्रेटर वॉल्यूम। और गैसेस में तो आपको मालूम ही है कि इसकी लीस्ट डेंसिटी हो जाएगी क्योंकि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज और उनका कंपैरिजन बताया। बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी पूरी टीम के नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बच्चों, मेरी वेबसाइट www.unlockscience.in पर जरूर विजिट करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बच्चों, मैं अपने अगले वीडियो में इन तीनों स्टेट्स का किस तरीके से इंटरचेंज होगा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो वी विल डिस्कस द इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर टू ईच अदर। थैंक यू।